हेलो स्टूडेंट, जीएस चैम क्रिएटर से मैं निशा और आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर शुरू कराने जा रही हूँ। भारत के भौतिक प्रदेश। अभी हम लोग जब 8th क्लास में थे तो हम लोग को निबंध दे दिया जाता था कि विविधता में एकता पे निबंध लिखिए। तो कभी आपने सोचा कि आखिर इतनी विविधता है क्यों? तो अगर आप देखें अपने भारत के मैप को ही तो आप लोगों को समझ में चीजें आ जाएंगी कि आखिर विविधता क्यों है, क्योंकि हमारे देश का भौतिक जो स्वरूप है वो विविधता लिए हुए है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलेंगी, कहीं आपको उत्तर के मैदान देखने को मिलेंगे, प्रायद्वीप के पठार, समुद्र तटीय मैदान, द्वीप और मरुस्थल। तो विविधता क्यों नहीं होगी? ठीक है, तो आज इसी पे हम लोग बात करते हैं और कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं ये आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो अगर हम देखें तो भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसमें विविधता देखने को मिलती है और ये जो विविधता है वो इसके उच्चावच और भौतिक लक्षणों के कारण देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर हम इधर देखें तो ऊंचाई ज्यादा है, फिर इधर हम देखें तो पठारी क्षेत्र है और अगर हम नीचे देखें तो हम 0 डिग्री के काफी पास आते हैं। तो इस वजह से हमको ये सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं और बीच से कर्क रेखा भी निकल रही है। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि जहां से कर्क रेखा निकल रही होगी वहां से आपको मरुस्थलीय क्षेत्र मिलेगा। तो यहाँ भी वो चीज हमको देखने को मिल रही है। और अगर हम देखें तो देश का लगभग 10.6% जो क्षेत्र है वो आपको पर्वतीय देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम देखें तो पहाड़ियों की संख्या होगी आपकी 18.5%। और अगर हम पठार की बात करें तो जो हमको पठार देखने को मिलता है वो मिलता है 27.7%। और अगर हम मैदान की बात करें तो मैदान हमको देखने को मिलेंगे 43.2%। और ये सारी चीजें हमें अपने देश में देखने को मिल रही हैं। तो अगर हम उत्तर से शुरू करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो डायरेक्शन होगी, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण डायरेक्शन होती है। तो अगर हम उत्तर से देखना शुरू करते हैं तो उत्तर में हमें क्या दिखेगा? उत्तर में हमको पर्वत देखने को मिलेंगे। फिर जब हम नीचे उतरेंगे तो हमको उत्तर में मैदान देखने को मिलेंगे। फिर हम और नीचे उतरेंगे तो हमें प्रायद्वीप में देखने को मिलेंगे। फिर अगर हम और नीचे उतरेंगे या अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर देखेंगे तो हमको मरुस्थल देखने को मिलेगा। मरुस्थल देखने को मिलेगा और इधर अगर हम देखें दोनों साइड हम समुद्र से घिरे हुए हैं। इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है और नीचे आपका हिंद महासागर है। तो हमारा जो 3 ओर से तटीय क्षेत्र है तो ये हमको समुद्र तटीय मैदान भी देखने को मिलेंगे। साथ में द्वीप में भी समुद्र तट आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? द्वीप हो जाएंगे, समुद्र तटीय मैदान हो जाएंगे। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी और हम लोग एक एक करके सारे पे डीप स्टडी करेंगे ताकि एग्जाम में आपके कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पर्वत की ओर देखते हैं कि आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ है। अगर हम देखें तो अभी तक आप क्वेश्चन रटते आ रहे होंगे कि हमारा जो पर्वत है वो वलित पर्वत है। आखिर वलित है क्यों? वलित इसलिए है क्योंकि जो इसमें बल लग रहा है वो बाहर से अंदर की ओर लग रहा है। आपने सुना है कि जो हमारी प्लेट्स हैं, जो इंडियन प्लेट है आपकी, वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। तो नीचे जा रही है इट मींस क्या है? ये यूरेशियन प्लेट हो गई, इंडियन प्लेट हुई। तो बल कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है ना। तो जब बल ऐसे लगेगा तो मोड़दार पर्वतों का निर्माण होगा। ये चीज समझ लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि हमारा जो पर्वत है मोड़दार पर्वत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बल अंदर की ओर लग रहा है, बाहर की ओर
नहीं लग रहा है। और ये वाला पर्वतों का निर्माण किस तरह के से होता है और कितने प्रकार के पर्वत हैं, वो उसका अलग से वीडियो बना दूंगी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग हिमालय को कवर कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो है क्या कि ये जो बल लग रहा है वो ऐसे लग रहा है अंदर की ओर, इस वजह से वलित पर्वत या मोड़दार पर्वतों का निर्माण होगा। अब दूसरा पॉइंट कि ये जो पर्वत होंगे, कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले एक बड़ा सा लैंड एरिया था और बाकी किनारे किनारे जलीय क्षेत्र था। ठीक है, तो ये जो भूसन्नति सिद्धांत है वो ये कहता है कि ये एक लैंड एरिया था और एक जो है आपका जलीय क्षेत्र था, और जो लैंड एरिया था वो कहलाता था आपका पैंजिया, और ये जो जलीय क्षेत्र था वो कहलाता था पैंथालासा। कुछ वर्षों के बाद, करोड़ों वर्षों के बाद एक प्रक्रिया के तहत ये इसमें क्या हुआ, विखंडन हुआ, यानी जो आपका पैंजिया था वो दो भागों में टूटा और जो पैंथलासा का जल था वो बीच में भर गया। तो जो ऊपर का आपका पैंजिया का पोर्शन था वो आपका कहलाया अंगारा लैंड, और नीचे का जो भाग था वो आपका कहलाया गोंडवाना लैंड। और भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया है, कोबर ने, जिन्होंने ये कहा कि स्टार्टिंग में जब पृथ्वी आपकी बन गई है तो एक बड़ा सा लैंड का पोर्शन था और बाकी जल से वो भरा हुआ था, बाकी का पोर्शन, और जो लैंड एरिया था वो कहलाता था पैंजिया, और जो आपका वाटर का था वो आपका कहलाता था पैंथलासा। अब जब पैंजिया में विखंडन हुआ, टूट हुई, तो वो दो भागों में बटा है। ऊपर का भाग यानी उत्तर का भाग अंगारा लैंड और दक्षिण का भाग कहलाया है गोंडवाना लैंड, और बीच में क्या हो गया है, यहाँ पे पैंथलासा जो है वो टेथिस सागर बन गया है, टेथिस सागर। क्लियर हो रहा है? अब टेथिस सागर में क्या हुआ कि अगर जाहिर सी बात है कि अगर समुद्र होगा तो नदियां जल उसमें डालेंगी, जब डालेंगी तो साथ में गाद और मिट्टी भी तो लेके आएंगी, ला रही थी। अब गाद और मिट्टी लाएंगी तो वो एक जगह इकट्ठी होगी, इकट्ठी होगी तो क्या होगा, अगर मान लीजिए ये नदियां जल ला रही हैं और यहाँ पे गाद और मिट्टी इकट्ठी होती चली जा रही है, तो जब ये इकट्ठी होती जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे भार पड़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा कि जो आगे ऊपर का है वो लैंड एरिया वो अपनी ओर खींचेगा, उसको जो खींचेगा तो क्या होगा, वहां पे जो गाद और मिट्टी है वो ऊपर उठेगी। कभी भी आप नदी के किनारे बैठे हुए या समुद्र के किनारे, तो जब आप रेत को अंदर की ओर करिए तो जिगजैग फॉर्म में बन जाता है, वही प्रक्रिया यहाँ भी हुई है। क्लियर हो रहा है? अब क्योंकि ये नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बना है तो जाहिर सी बात है वहां पे परतदार चट्टानें मिलेंगी कि नहीं, क्योंकि परतदार चट्टानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका नदियों की ही होती है। तो यहाँ जो आपका हिमालय है, पहली चीज मोरदार पर्वत का निर्माण हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। दूसरी चीज, यहाँ मोड़दार या वलय पड़ेगी क्योंकि बल बाहर से अंदर की ओर लग रहा है। तीसरी चीज, यहाँ पे नदियों के द्वारा लाए गए गाद और मिट्टी के कारण का जो पोषण है वही ऊपर उठ रहा है, समुद्र की तली वाला, इस वजह से यहाँ पे आपको परतदार चट्टानें मिलेंगी। क्लियर हो गया इतना? इससे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो हिमालय पर्वत है वो किस प्रकार का पर्वत है, तो आपका मोरदार या वलित पर्वत है, वलित मोड़े हैं उसमें, परतदार चट्टानों से निर्मित है। हाँ है, क्योंकि नदियों के द्वारा जो है लाए गए गाद और मिट्टी का पोषण ही तो ऊपर उठा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लीजिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये भूसन्नति सिद्धांत किसका है, तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। इससे ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
फिर ये देखिए आपका हिमालय विस्तार, ये हमारा हो गया पूर्वी भाग भारत का, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया आपका दक्षिणी भाग। तो अगर हम इसका विस्तार देखें तो कहां से हो रहा है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार है हिमालय का विस्तार। ठीक है, तो ये एक बार क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मोरदार पर्वतों में कौन सा ऐसा पर्वत है जिसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो हिमालय। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है वो आपको मिल रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर। अब ये दो उसमें बांटा जाएगा, एक तो आपका ट्रांस हिमालय हो गया, दूसरा आपका हिमालय की रेंजेस हो गई। ट्रांस हिमालय का मतलब ये है कि वो हिमालय जिसकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई है। अब कैसे हुई है कि जब ये प्रक्रिया चल रही थी टेथीस सागर वाली, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक पोर्शन में ये प्रक्रिया हो चुकी हो, फिर इसके होने के बाद हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई हो, क्योंकि इसके जो गुण हैं और इसके जो गुण हैं दोनों में काफी अंतर पाया जाता है। उस आधार पे ये निष्कर्ष निकाला गया है कि ये जो है हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व था, यानी यूरेशियाई प्लेट का ये हिस्सा है, इंडियन प्लेट का हिस्सा आपका हिमालय है। अब ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये आपकी हो गई काराकोरम, ये हो गई लद्दाख और ये हो गई जास्कर। ठीक है, अब काराकोरम जो है वो कैलाश पर्वत तक गया है और साथ में ये पमीर की ग्रंथि तक गया है। पमीर की ग्रंथि यहाँ पे है और उससे जो है आपकी चाइना की ओर एक श्रेणी निकली है जो कहलाती है कुनलुन। दूसरी श्रेणी ये आपकी अफगानिस्तान साइड में गई है, वो हिंदू कुश कहलाती है। और तीसरी श्रेणी ये सुलेमान और आगे किरथर, ये आपकी पाकिस्तान की ओर गई है और उसी से ही आपके काराकोरम श्रेणी निकली है। क्लियर हो रहा है? तो ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज ये जो है पमीर की गांठ से होता हुआ कैलाश पर्वत श्रेणी तक गया है। तो अगर हम विस्तार की बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि पूरा ये तिब्बत और भारत पूरा आ रहा है। ठीक है, फिर इसकी जो दूसरी श्रेणी है वो लद्दाख श्रेणी है, तीसरी श्रेणी इसकी जास्कर श्रेणी है। यहीं पे आपका काराकोरम दर्रा है और यहीं आपका K2 गाडविन आस्टिन है, जो आपकी भारत की स्वतंत्र सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। K2 गाडविन आस्टिन, ये जो है भारत की उच्च चोटी है। लेकिन स्वतंत्र भारत की अगर बात करें तो ये आपकी कंचनजंगा यहां पे आएगी, सिक्किम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगर स्वतंत्र भारत पूछ रहा है तो आप कंचनजंगा को करोगे, भारत पूछ रहा है तो K2 गाडविन आस्टिन को बोलोगे। क्यों? क्योंकि ये पीओके के अंतर्गत अभी है। फिर उच्च हिमालय, इसकी हिमालय की 3 रेंजेज है, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक की श्रेणी। उच्च हिमालय का जो विस्तार है अगर हम देखें तो ये नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक इसका विस्तार गया है। क्लियर हो रहा है? नंगा पर्वत जो जास्कर की सबसे ऊंची चोटी है, वहां से लेकर के आपका जो विस्तार है वो नमचा बरवा तक गया है। फिर जो दूसरी श्रेणी है वो आपकी बीच में आएगी, मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी बोलते हैं। और सबसे बाहरी और सबसे नई जो है वो आपकी कौन सी जा रही है? शिवालिक। ये देखिए, ठीक है। फिर अगर हम विस्तार देखें तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई ज्यादा लग रही है और धीमे धीमे इसका जो चौड़ाई है इधर आपको कम होती हुई नजर आ रही होगी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रांस हिमालय, तो इसको तिब्बती हिमालय भी बोलते हैं, जैसा हमने पहले बताया कि ये यूरेशियाई प्लेट का हिस्सा है और इसकी लंबाई
65 किलोमीटर के करीब है। ठीक है, और इसका जो निर्माण हुआ है वो अवसादी चट्टानों से हुआ है। क्यों? क्योंकि अवसाद कहाँ मिलेंगे? जहां पे समुद्र होगा और नदियां वहां पे अपना जल गिरा रही होंगी, तो अवसादी चट्टानों से ये निर्मित है। टर्शियरी से लेकर के कैम्ब्रियन तक की चट्टानें यहाँ पे मिल रही है, इसलिए इसको हिमालय से पहले का माना गया है। ठीक है, तो ये जो टर्शियरी युग आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो जब मैं युग पूरा पढ़ाऊंगी तो ये आपको वहां पे क्लियर कर दूंगी। टर्शियरी से लेकर के कैम्ब्रियन, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय से सचर जोन। ध्यान रखिएगा कि यहां पे आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, लद्दाख और जास्कर 3 श्रेणियां हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से, बृहद हिमालय नंगा पर्वत से नमचा पर्वत तक गया है, तो इन दोनों के बीच जो जोन है वो आपका कहलाता है सचर जोन। ठीक है, ये जो जोन है वो आपका सचर जोन है। तो जो आपका ट्रांस हिमालय है वो बृहद हिमालय या उच्च हिमालय से किस जोन के द्वारा अलग हुआ है? तो सचर जोन के द्वारा, या इसको हिंज लाइन भी बोलते हैं। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। क्लियर हो गया? ट्रांस हिमालय किसका हिस्सा है? तो यूरेशियन प्लेट का। अगर इसके चट्टानों के निर्माण की बात करें तो चट्टानें कैसी हैं? अवसादी हैं। अगर समय की बात करें तो ये टर्शियरी से लेकर के कैम्ब्रियन तक की है। अगर इसमें बात करें कि उच्च हिमालय से ये किस जोन के द्वारा अलग है, तो सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा। अगर बात करें कि इसमें कितनी श्रेणियां हैं, तो इसमें 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। क्लियर हो गया? अगर पूछा जाए कि सबसे भारत की सबसे ऊंची चोटी किस श्रेणी में है, तो आपके ट्रांस हिमालय में ही, क्योंकि काराकोरम श्रेणी में ही K2 गाडविन ऑस्टिन है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर हो गया? फिर बृहद हिमालय, इसको महान हिमालय भी बोला जाता है, और हिमालय की सर्वोच्च तथा सबसे ऊंची श्रेणी आपको कहां देखने को मिलेगी? यहीं पे। निर्माण, अगर हम आंतरिक भाग की करें, जैसे ये मान लीजिए पर्वत है, तो अगर अंदर के भाग की बात करें तो अंदर का जो भाग होगा वो ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट चट्टानों से निर्मित होगा। अब ये आग्नेयस है, तो आखिर आग्नेयस रॉक्स आए कैसे? तो हुआ क्या है कि जब ये गाद और मिट्टी, जैसा हमने बोला कि नदियां जो है इकट्ठा कर रही थी, तो नीचे ये तली में दबता चला जा रहा था, दबाव बढ़ रहा था। तो जब ये ऊपर उठेगा तो साथ में नीचे का भी पोर्शन, मेटल का भी तो ऊपर आएगा। और ये जो हिमालय की उत्पत्ति है, तो हिमालय में सबसे पहले उच्च हिमालय की उत्पत्ति हुई है, फिर मध्य की हुई है, फिर शिवालिक की हुई है। तो यहाँ पे अगर आंतरिक भाग में हम देखें तो क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है? ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट देखने को मिल रहा है, और ये आर्कियन शेल भी इसको बोल सकते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आर्कियन शेल पूछा जाए, आंतरिक भाग आर्कियन शेल से निर्मित है, तो भी सही होगा। शिस्ट और नीस तो भी आपका ये सही होगा। फिर ऊपर का जो भाग है, इसका जो ऊपरी भाग है, इसका निर्माण कायांतरित अवसादी शैलों से हुआ है। कायांतरित अवसादी शैल किसके द्वारा निर्मित होते हैं? नदियों के द्वारा। नदियां एक काल के समय के अनुसार, जैसे मान लीजिए एक बार इन्होंने ये लेयर जमा करी, तो दोबारा इसके ऊपर दूसरी लेयर तो जमा करेंगी, दूसरी लेयर जमा करेंगी, फिर इसके बाद तीसरी लेयर जमा हो जाएगी। तो यहां पे काया में अंतर आ जाएगा दाब और ताप के कारण। तो कायांतरित शैल जो है यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। फिर सचर जोन के द्वारा ट्रांस हिमालय और उच्च हिमालय अलग हुआ था। और अगर हम बृहद हिमालय और मध्य हिमालय की बात करें, फिर इसके बाद आपका मध्य हिमालय और ये उच्च हिमालय।
उच्च और ये मध्य। तो इसके बीच जो जोन है वो आपका होगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ध्यान रखिएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको अलग कर रहा है? उच्च हिमालय और मध्य हिमालय को। ठीक है, और ट्रांस हिमालय और उच्च हिमालय को किसने अलग किया था? आपका सचर जोन ने। क्लियर हो रहा है? ऊंचाई की अगर हम बात करें तो औसत ऊंचाई की यहाँ पे बात हो रही है, तो 6100 मीटर, ऊंचाई हमेशा मीटर में ही लिखिएगा। तो 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है और लंबाई 2400 से लेकर के 2500 किलोमीटर के करीब है। चौड़ाई 25 किलोमीटर। पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नमचा बरवा, जैसा कि हमने बताया था कि जो विस्तार है, अगर हम जास्कर श्रेणी का नंगा पर्वत देखें और अगर हम अरुणाचल प्रदेश आते हैं नमचा बरवा देखें तो वहां तक इसका विस्तार देखने को मिलेगा। तो अगर राज्य पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही होगा। फिर संसार की सर्वाधिक ऊंची चोटियां आपको कहां देखने को मिलेंगी? उच्च हिमालय में। उच्च हिमालय के मध्य में, ये भी ध्यान रखिएगा कि उच्च हिमालय का जो मध्य का पोर्शन है वहीं पे आपको सबसे ऊंची चोटियां देखने को मिलेंगी। फिर माउंट एवरेस्ट की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो कितना है? 8848 मीटर के करीब है। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में, फिर धौलागिरी, चौचौ लहोते और अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ, ये सारे आपको उच्च हिमालय में ही देखने को मिलेंगे। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांस हिमालय में हमने क्या पढ़ा था कि ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, जबकि जो हमारा उच्च हिमालय है वो इंडियन प्लेट का हिस्सा है। फिर इसकी अगर हम निर्माण की बात करें तो अवसादी शैलों से ये निर्मित है और टर्शियरी से लेकर के कैम्ब्रियन तक का समय रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है आपका आंतरिक, अगर आंतरिक भाग की बात करें तो ये ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट से निर्मित है और बाहर का जो भाग है वहां पे आपको कायांतरित अवसादी शैल देखने को मिलेंगे। फिर इसकी चौड़ाई की बात करें तो पश्चिम की ओर चौड़ाई ज्यादा है, पूर्व की ओर कम है। अगर विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार आपका नंगा पर्वत से नमचा बरवा, अगर राज्य इसी में पूछ लिया जाए तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। फिर सर्वाधिक ऊंची चोटियां किस श्रेणी में पाई जाएंगी हिमालय की? तो जो उच्च हिमालय है वहां पे पाई जाएंगी। पोर्शन की बात करें तो मध्य में पाई जाएंगी। और भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो केटू घाट विनाशतीन। अगर विश्व की सबसे ऊंची पूछी जाए तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है, एवरेस्ट। अगर ऊंचाई की भी बात करें तो वो भी रटा हुआ है 8848। और कितना इजी है ना, 8848 मीटर, किलोमीटर मत लगाइएगा, ठीक है, मीटर में ही रहने दीजिएगा। और फिर अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो कंचनजंगा सिक्किम, याद रखिएगा, सिक्किम जगह याद है, लोकेशन जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि किस किस को सीमा छू रही है या किसको नहीं छूती है, इस तरह से। फिर अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बद्रीनाथ और केदारनाथ किस श्रेणी में है तो मध्य में नहीं है भैया, उच्च श्रेणी में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर लघु हिमालय की ओर जाते हैं, इसको लघु व मध्य हिमालय भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके बाद तो शिवालिक या बाह्य हिमालय शुरू हो जाता है और इससे जो है यहाँ पे जो पर्वत श्रेणियां हैं इससे ऊंचाई यहाँ पे कम है उच्च हिमालय से। महान हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में है। अब इसको रटना नहीं है, समझना है क्या बोल रहे हैं। ये महान हिमालय, ये आपका शिवालिक हो गया और ये आपका लघु हिमालय हो गया। तो अगर हम इसको देखें लघु हिमालय या मध्य हिमालय को, तो आपके हिमालय के उच्च हिमालय के किधर पड़ा? दक्षिण में ही तो पड़ा। क्यों? क्योंकि इसका जो पूर्व है ये है, पश्चिम ये है, उत्तर ये है, दक्षिण ये है।
और शिवालिक की बात करें तो इसका पूर्व ये है, पश्चिम ये है, उत्तर ये है, दक्षिण ये है। तो शिवालिक के तो दक्षिण में पड़ेगा, लेकिन उच्च हिमालय के ये दक्षिण में पड़ेगा। सॉरी, ये जो है शिवालिक के उत्तर में पड़ रहा है लघु हिमालय, और उच्च हिमालय के ये पड़ा है दक्षिण में। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन याद होगी तो फिर कहीं से भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आराम से हो जाता है। फिर चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर, ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच, और इसकी जो उच्च श्रेणी आपको मिलेगी पीर पंजाल श्रेणी। तो ध्यान रखिएगा, लघु हिमालय या मध्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पीर पंजाल। और जबकि उच्च हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो आपकी माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट किसकी? उच्च हिमालय की। पीर पंजाल किसकी? लघु हिमालय की। इसके अलावा यहाँ पे दर्रे भी मिलते हैं, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा बहुत ही ज्यादा फेमस है। और धौलाधर श्रेणी पे शिमला है, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। फिर आते हैं राय या शिवालिक हिमालय पे। हिमालय की सबसे बाहरी और नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक ही है। नवीन क्यों है? क्योंकि अभी भी ये अपनी निर्माण या उठने की अवस्था में है, इसीलिए ये इसकी जो मिट्टी है वो भुरभुरी है, जगह जगह गिरती रहती है। असम वगैरह साइड में जाइए तो जगह जगह पर्वत गिरे हुए मिलेंगे, या आप उत्तराखंड ही जाइए तो बीच में जो शिवालिक की रेंजेस है वो गिरी हुई आपको मिलती रहेंगी, कि वहां से पहाड़ घिसक गया या उधर से खिसक गया। तो क्यों? क्योंकि निर्माण की अवस्था में ये अभी है। इसी वजह से उच्च हिमालय का जब निर्माण हो रहा था तो जो हमारी पूर्ववर्ती नदियां थी आराम से काट करके अपने ही रास्ते पे वो बह रही थी। क्यों? क्योंकि उसको काटना इजी था। फिर पंजाब, ये जो विस्तार है पंजाब में पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक, इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। और कोसी नदी अपने रास्ते को इसीलिए जल्दी परिवर्तित कर देती है क्योंकि अपने साथ इतना गाद और मिट्टी बहा के लाती है ना कि अपने ही रास्ते को ब्लॉक कर देती है, फिर वो दूसरी तरफ से निकलना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारी शिवालिक रेंजेस हैं ये निर्माण की अवस्था में है, नवीन है और सबसे बाहरी है। बाहरी क्यों है? क्योंकि अगर हम भारत के नक्शे में देखें तो पहले उच्च हिमालय, फिर आपका मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। क्लियर हो रहा है? फिर निर्माण जो है मध्य मायोसीन से निम्न प्लेस्टोसीन काल में हुआ है, और ये जो यहाँ जो शैल मिलेंगे तो बालू, कंकड़, संपीड़नात्मक शैल से ये निर्मित होगा। तो आशा है समझ में आ गया होगा। मेन क्या चीज है वो एक बार और देख लेते हैं कि इसमें मेन चीज ये है कि जो ट्रांस हिमालय है उसमें 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और हिमालय में भी 3 श्रेणियां हैं, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणियां। अगर विस्तार देखें तो इनका विस्तार पश्चिम से पूर्व की साइड में है, पश्चिम में इनकी चौड़ाई ज्यादा है, पूर्व की ओर बढ़ते बढ़ते इनकी चौड़ाई कम होने लगती है, और शिवालिक तो एक तरह से खत्म हो जाती है असम के आगे तक। और सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो उच्च हिमालय में मिलेगी। अगर भारत की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो केटू गाडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय में हमें देखने को मिलेगी। और अगर राज्य की बात करें आपके हिमालय की, तो इसका जो विस्तार होगा जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक होगा। अगर पर्वत की बात करें तो नंगा पर्वत से आपका नमचा बरवा तक इसका विस्तार देखने को मिलेगा। फिर इनका जो है नदी के आधार पे हिमालय का विभाजन किया गया है क्षेत्रीय। तो देख लेते हैं, ये आपका अगर सिंधु नदी जो आप लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है, ये आपका काराकोरम, ये है आपका लद्दाख और ये है आपका जास्कर। तो सिंधु नदी आपकी बहती है लद्दाख और जास्कर के बीच में। तो सिंधु नदी से लेकर के सतलज
का जो आपका पोर्शन होगा ये कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहलाता है। तो कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कौन सी नदियों के बीच का क्षेत्र होगा? सिंधु और सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र। और ये दोनों आपकी पूर्ववर्ती नदियां भी है। पूर्ववर्ती इसलिए है क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति से पहले ये जिस रास्ते से बह रही थी उसी रास्ते से बह रही है। फिर आपका काली नदी तक, सिंधु से सतलज नदी तक कश्मीर या पंजाब हिमालय, सतलज से काली नदी तक का पोर्शन आपका कहलाएगा कुमायूं हिमालय, और काली से लेकर के तीस्ता तक का जो पोर्शन होगा वो नेपाल हिमालय कहलाएगा, और तीस्ता से लेकर के आपका ब्रह्मपुत्र नदी तक ये वाला जो क्षेत्र होगा ये असम हिमालय कहलाता है। क्लियर हो गया? अब इससे अगर पूछा जाए कि कहां पे हिमालय की चौड़ाई ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है यहीं पे तो होगा। अब वो नदी कौन सी है? सिंधु और सतलुज। सबसे ऊंची चोटियां कहां पे पाई जाएंगी? तो कहां पाई जाएंगी? आपका जो तीस्ता से लेकर के काली वाले पोर्शन पे ज्यादा पाई जाएंगी। और कहां विस्तार कम हो जा रहा है? तो विस्तार आपका असम हिमालय में पतले रूप में या कटे फटे रूप में आ रहा है, विस्तार कम हो रहा है, चौड़ाई कम हो जा रही। तो ये क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाएंगे, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा। आपको भी पता है कहाँ आपका जो है सर्वोच्च चोटी है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो केटू गाडविन आस्टिन है वो बाहर चलेंगे, नंगा पर्वत किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो अगर ऑप्शन में अगर कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय दिया है तो क्या सही नहीं होगा? या सिंधु नदी और जो है सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? तो क्या समझ में नहीं आएगा? कश्मीर हिमालय पंजाब हिमालय। क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाते हैं, बस आपको समझना है। रटने की प्रक्रिया थोड़ी सी कम करनी है, ज्योग्राफी में समझना है, मैप देखना है, आधे क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। भाई दिमाग को भी तो थोड़ा विराम दीजिए कि सब चीज बोलिए कि रट लो, तो कहां रटेगा वो? कूट भी अगर हम बहुत ज्यादा बनाने लगे तो क्या होगा? उसको भी तो हमें याद ही करना है, तो वो याद करने की बजाय हम ऐसे याद कर लें। आप अपनी तीनों इंद्रियों को तैयार रखिए, आंख कान मुंह, वैसे भी चीजें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? देख करके चीजें समझनी है। क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं बनने वाला। बस आपको समझना है कि इससे कहां कहां तक विस्तार है, अब कितने राज्यों में कौन सा विस्तार है, वो वैसे भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे हम लोग सिपकिला दर्रा आपका हो गया, या आपका जो है अन्नपूर्णा किस उसमें आएगा? अगर प्रादेशिक विभाजन करें तो अन्नपूर्णा किधर आ रहा है, या एवरेस्ट किधर आ रहा है, कंचनजंगा किधर आ रहा है। तो जब हम प्रादेशिक विभाजन सही से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो ये सब हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर काराकोरम से की जो 3 श्रेणियां हैं उसके बारे में देख लेते हैं। भारत की सबसे उत्तर का अगर पर्वत बोले तो कौन होगा? काराकोरम ही तो होगा। अब क्यों होगा? अब देखिए, पमीर की गांठ हमने बताई आपको, पमीर की गांठ से आपका काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, फिर उच्च हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर आपका शिवालिक। तो सबसे उत्तरी कौन सा हुआ? अगर हम पर्वतों में देखें तो सबसे उत्तरी कौन सा हो जाएगा? ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया।
तो सबसे उत्तरी, इसके बाद तो हमारे कोई पर्वत है ही नहीं, तो यही तो होगा। तो जो आपका काराकोरम श्रेणी है सबसे उत्तरी है। लेकिन अगर यहाँ पे सबसे उत्तरी ना पूछ करके अगर पूछा होता कि जास्कर के उत्तर में कौन है, तो लद्दाख है। दक्षिण में कौन है, तो उच्च हिमालय है। अब शिवालिक के सबसे उत्तर में कौन है, तो शिवालिक के सबसे उत्तर में तो काराकोरम ही होगा ना, क्योंकि काराकोरम सबके उत्तर में है। अब सिर्फ शिवालिक के उत्तर में अवस्थित है। शिवालिक के सबसे उत्तरी में और शिवालिक के उत्तर में, दोनों में अंतर है। शिवालिक के उत्तर में तो आपका कौन सा आ जाएगा, सीधे मध्य हिमालय आएगा, या उच्च हिमालय के दक्षिण में तो आपका मध्य हिमालय आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आपको सिर्फ समझना है, रटना नहीं है। फिर उच्च एशिया की रीढ़ काराकोरम श्रेणी को बोला जाता है, और यहीं पे सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ठीक है, तो इसमें जो K2 गाडविन ऑस्टिन है उसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। फिर काराकोरम में नुब्रा घाटी है, और यहीं पे सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या होता है, जब वर्षा होती है तो पानी का जमाव एक तरह से बहुत बड़ा, और जैसे ही मौसम चेंज होगा तो वही पानी पिघल करके आपके नदियों के माध्यम से आता है। तो ग्लेशियर जो है वो बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा कह सकते हैं, वो होता है। सियाचिन ग्लेशियर किस पे है, तो आपके काराकोरम श्रेणी में, और नुब्रा घाटी में ये अवस्थित है। इसके अलावा बियाफो और बाल्टोरा और हिस्पर यहाँ पे जो है सबसे बड़े ग्लेशियर हैं। और यहाँ जो आपकी ट्रांस हिमालय है या काराकोरम श्रेणी है, उसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये आपकी पूर्ववर्ती नदियों का उद्गम स्थल भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ववर्ती नदियों का उद्गम स्थल कौन है, तो आपकी काराकोरम श्रेणी या ट्रांस हिमालय। फिर लद्दाख श्रेणी लेह के उत्तर में तथा काराकोरम के दक्षिण में, ये तो निकाल ही लोगे क्योंकि हमने आपको बता दिया। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, ध्यान रखिएगा, राकापोशी है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी की K2 गाडविन ऑस्टिन, लद्दाख श्रेणी की राकापोशी, और जास्कर श्रेणी की नंगा पर्वत, जहां से आपके उच्च हिमालय की उत्पत्ति हुई है या वहां से ओरिजिन हुआ है, निकली है, या वहां से वहां तक स्थिति है। ठीक है, तो जास्कर श्रेणी सिंधु नदी की घाटी, मतलब लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी निकलती है, और सबसे ऊंची चोटी इसकी नंगा पर्वत है। इसके अलावा लिपुलेख, किंगरी बिंगरी, नीति और माड़ा यहाँ के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। दर्रे जो है वो नदियों के द्वारा जो पहाड़ काट दिए जाते हैं ना, तो पार करने की जगह होती है, वो दर्रे कहलाते हैं। ये प्राकृतिक होते हैं, कृत्रिम नहीं होते हैं। ये वाले दर्रे जो हमारे हैं वो प्राकृतिक दर्रे हैं। ठीक है, हिमालय के पर्वत आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन अलग से मैं लेके आऊंगी। अब जो हमारा मैदानी क्षेत्र है उत्तर का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कौन कौन सी और कैसे नदियां निकली हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।